अब हमने जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो हमने इंटीरियर डिज़ाइनिंग के ऊपर बात करनी है। वैसे तो लोगों को अपने घर सजाना, उनके नक्शे से लेकर उसके इंटीरियर तक हर कोई चाहता है कि घर खूबसूरत से खूबसूरत, और अब बहुत सारे लोगों में ये अवेयरनेस भी आ रही है कि लोग एक प्रॉपर आर्किटेक्ट को या इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर करते हैं, उससे अपने घर के नक्शे, जो कि बहुत सारे मुख्तलिफ पहलुओं को मद्देनज़र रख कर आपके घर को या आपकी स्पेस को डिज़ाइन करते हैं। आज हमने इसी हवाले से बताना है कि आपकी घर, स्पेस, ऑफिस, कोई भी ऐसी जगह है आप जहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी का, अपने दिन का ज़्यादातर वक्त गुजारते हैं, वो कितना कंफर्टेबल होना चाहिए, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स मद्देनज़र हमने रखने हैं, और फिर कितना इम्पॉर्टेंट है कि जब आप कोई स्पेस डिज़ाइन कर रहे हो तो उसके लिए एक जो स्पेशलिस्ट है उस हवाले से उसकी कंसल्टेशन लेना, उसकी सर्विसेज को लेना। इस वक्त हमारे साथ समीउल्लाह वागा साहब मौजूद हैं जो कैसे डिज़ाइन एंड एसोसिएट्स के बानी भी हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू जी। सबसे पहले तो हमें ज़रा अपने इस वेंचर के हवाले से बताएं, ऐसे डिज़ाइन एंड एसोसिएट्स आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं और क्या क्या सर्विसेज हैं जो उसके अंडर आप प्रोवाइड करते हैं? जी, इट्स वे बैक कोई ऐसे डिज़ाइंस, इट्स बिन 12 ईयर्स कि हम मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। शुरू में तो जाहिर सी बात है कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लेके हमने उसमें एक लर्निंग प्रोसेस होता है। द मोमेंट आप यूनिवर्सिटी से बैचलर्स करके आते हैं तो उस दौरान हमने छोटे प्रोजेक्ट्स लिए। छोटे प्रोजेक्ट करने के बाद फिर हमने मुख्तलिफ इदारों के साथ, हाउसिंग सोसाइटीज़ के साथ काम करते करते अपनी टीम को बढ़ाया, अपना ऑफिस सेटअप, उसमें तमाम चीज़ें उनको बेहतर किया। और उस दौरान हमने, अब ये है कि हम पाकिस्तान के हर सिटीज़ के अंदर काम कर रहे हैं। ज़बरदस्त। उसमें हम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी करते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी करते हैं, हॉस्पिटैलिटी के भी करते हैं, और लैंडस्केप, क्योंकि मेरा एक अपना पैशन है तो उसको भी मैंने हमेशा किया है। और उस हवाले से अब अगर हमारी टीम में देखें तो हम डिज़ाइन के साथ साथ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी आए हैं। और उसके लिए प्रॉपर माय यंगर ब्रदर इज सिविल इंजीनियर, ही लुक आफ्टर दैट रोड कंस्ट्रक्शन और हाउसेस की कंस्ट्रक्शन की कंपनीज़ को। और इस वक्त हम पाकिस्तान के लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान और दुबई बेस्ड हमारे 4 ऑफिसेज हैं। दैट्स अमेजिंग। अच्छा समीउल्लाह साहब, मुझे ये बताएं, ज़ाहिर है विद टाइम, अब जैसे आपने कहा कि आपने भी जब स्टार्ट किया था तब अवेयरनेस एक डिफरेंट लेवल की थी, और अब आई बिलीव कि लोगों के अंदर इस हवाले से अवेयरनेस और डिफरेंट तरीके से आई है। सो ओवर टाइम आपने क्या चेंजेस और इस मार्केट के अंदर कितनी एवोल्यूशन को एक्सपीरियंस किया है, और आपकी कंपनी जिस विजन के ऊपर काम करी है वो भी आप हमें शेयर करें। शुरू में तो लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं थी। ठीक है। लाहौर में या इस्लामाबाद में या कराची में उस तरह से थी, जाहिर सी बात है, लोगों का लाइफस्टाइल थोड़ा डिफरेंट था। अब आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया की वजह से अवेयरनेस, जाहिर सी बात है, चीज़ें मज़ीद बेहतर हो गई हैं। तो अब मैं देखता हूँ कि स्मॉल सिटीज़ के अंदर अब कोई 5 मरले का भी कोई बंदा घर बनाना चाहता है तो वो चाहता है कि मुझे इसकी प्रॉपर, इसकी डिज़ाइन, एक फंक्शनल घर होना चाहिए, उसकी एस्थेटिक बेहतर होनी चाहिए। और वो कंसल्टेंट को हायर ही इसलिए करता है कि वो एक रीज़नेबल बजट के अंदर रह के एक बेहतर चीज़ बना सके। बिल्कुल ठीक। क्योंकि एक अदरवाइज़ आप स्पेस को वेस्ट कर रहे होते हैं, और एक कंसल्टेंट उसी स्पेस के अंदर आपको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देता है और आपके बजट के अंदर काम करता है। कंसल्टेंट हमेशा उसको आइडिया होता है, क्योंकि वो मार्केट में, आप सर्टनली एक सिटी के अंदर लेट से 20 दुकानें आप जाएंगे तो वहाँ पे चीज़ों को देख सकते हैं। कंसल्टेंट पूरे पाकिस्तान के तमाम वेंडर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को जानता है। फिर जैसे कि हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, हम दुबई ट्रैवल कर रहे हैं, चाइना ट्रैवल कर रहे हैं, यूरोप ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमें पता है कि इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स क्या हैं, उनकी क्या चीज़ें हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, और वो एस्थेटिक एक रीज़नेबल बजट में पाकिस्तान के लोकल मटीरियल्स को प्ले करते हुए हम किस तरह से एक अच्छा और बेहतर प्रोजेक्ट टाइमलेस डिज़ाइन के साथ हम डिलीवर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन आजकल कुछ अपना इंटीरियर, क्योंकि थोड़ा ट्रेंडिंग भी है, लोग पिंटरेस्ट और सोशल मीडिया से चीज़ें निकालते हैं, लेकिन वो आप उसको स्केल पे जब लेके आते हैं, एक 10 मरले वाला अगर 2 कनाल का एक रेफरेंस लेके आया है तो वो बड़ा चैलेंजिंग होता है। लेकिन ये है कि मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि एक लॉजिकल रीज़न के साथ क्लाइंट को बताया जाए और उसकी चीज़ों को वर्केबल बनाया जाए, ना कि उसको या तो छोड़ दिया जाए
कि वो एक एक्सपेरिमेंट ही करता रहे। तो कंसल्टेंट का वैसे काम भी यही है कि आप अपना लोगों के लिए चीज़ों को वर्केबल बनाएं। Exactly. तो हमारी हमेशा से कोशिश रही है और हमारी कंपनी का विजन भी यही है। और हमारी अब अगर देखें हमारी एक्सपेंशन का भी यही है कि हमने वर्केबल बनाया है, ऑन टाइम डिलीवरी दी है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव सॉल्यूशंस दिए हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारा जो फीडबैक है, हमने अगर किसी क्लाइंट को डिज़ाइन एग्जीक्यूशन किसी भी चीज़ में कोई टाइम दिया है तो हमने रियलिस्टिक बेसिस पे टाइम दिया, उसको बजट में भी उसको रियलिस्टिक बताया कि अकॉर्डिंगली ये इतने ही पैसे लगेंगे, क्योंकि आप चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको प्रॉपर उसकी पूरी इंजीनियरिंग है, आप कैलकुलेट करके आप उनको हवा में रखने की बजाय उनको बिल्कुल हकीकत बताएं, ऑन पेपर बताएं कि इतना हम आपके लिए कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। फिर आप उनको बिफोर यू गोइंग इनटू एग्जीक्यूशन आप उनको सैम्पलिंग दिखाएं कि एग्जैक्टली ये चीज़ लगेगी। और फिर आप सैंपल बोर्ड उनको दे दें ताकि जिस दिन उनकी एग्जीक्यूशन हो कि उनका प्रोजेक्ट डिलीवर हो तो उनका कॉन्फिडेंस 100% ही होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, आपने भी जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि नॉर्मली एक कंसल्टेंट या आर्किटेक्ट या डिज़ाइनर को हायर करने का पर्पस भी होता है कि वो बहुत सारी बारीक चीज़ों को समझता है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पहले के जो कंस्ट्रक्शन आइडियाज़ या एरियाज़ को एग्जीक्यूट होते हुए हमने देखा है, इनफैक्ट बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को भी, उसमें बहुत सारे ऐसे सस्टेनेबिलिटी के जो फैक्टर्स हैं उनको मद्देनज़र नहीं रखा जाता था। अब दुनिया भर में जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो सस्टेनेबल तरीक़ों से भी हो रही है ताकि आपकी जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली या दीगर चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए। आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स में इस तरह से कोई वर्किंग कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप मेक श्योर करते हैं कि हो? जी, हकीकत तो ये है कि मुझे लगता है कि अभी हम इसको कोई 50-60% तक तो अचीव कर पाए। ठीक है। आप जब वेस्ट से इंस्पायर होके उन डिज़ाइंस को जहाँ पे टेम्परेचर चीज़ें डिफरेंट होती हैं और हम जब बड़ी बड़ी विंडोज़ के साथ प्ले कर रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे एक बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन होती है कि हमने उस चीज़ को किस तरह से मैनेज करना है। लेकिन यस, उसमें मटेरियल्स आ गए हैं, जैसे डबल ग्लेज विंडोज़ हैं, कुछ ऐसी फिल्म्स भी हैं जो कि सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, आपके घर के टेम्परेचर को मेंटेन रखती हैं। आपकी कंस्ट्रक्शन के दौरान भी आप जब कैविटी वॉल के साथ कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपके घर का टेम्परेचर बेहतर रहता है। फिर आप सोलर में चले गए हैं, फिर आपने लैंडस्केप को बेहतर किया है, आपके जो अंदर के घर के अंदर के मटीरियल्स हैं उसमें भी आप सस्टेनेबल मटीरियल्स में लेके गए हैं। इसी तरह ही मुख्तलिफ जितने भी एलिमेंट्स हैं पाकिस्तान में अब ये 50-60% और जो क्योंकि इनिशियली जब भी आप कोई नई चीज़ प्रैक्टिस करते हैं तो उसकी जो बजटिंग है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। मेगा प्रोजेक्ट्स में वो बहुत बड़ी इन्फ्लुएंशियल होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता अभी कई लोग हैं शायद इससे भी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, 50-60% तक हम अपने घरों में इस चीज़ को और मुख्तलिफ कॉरपोरेट हॉस्पिटैलिटी के प्रोजेक्ट्स में हम इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं। चीज़ें जूं क्योंकि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग बेहतर होती जाएगी तो ये लेवल जो है ये मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा हम इसको बेहतर तरीके से अचीव कर पाएंगे। अच्छा समीरा साहब, ये जो भी आपने बात की है, आई रियली वांट कि हमारे प्लेटफॉर्म से आप ज़रूर इस चीज़ को मेंशन करें कि बहुत सारे लोग आप अफोर्डेबिलिटी के हवाले से भी बात करते हैं कि जी अगर हमें कंसल्टेंट ले रहे हैं या एक आर्किटेक्ट से सर्विसेज ले रहे हैं या इंटीरियर डिज़ाइनर से ले रहे हैं तो हमारी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, हम उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इस फैक्टर के साथ। और आपने क्या ऑब्जर्व किया है कि अगर नॉर्मली लोग किसी कंसल्टेंट की सर्विसेज नहीं भी ले रहे तो वो क्या मेजर या बेसिक गलतियाँ हैं जो घर में कंसर्न की? इवन आई बिलीव कि बहुत सारे लोगों से जब आप इंटरैक्ट भी कर रहे होते हैं आपको लगता है कि लाइटिंग इम्फेक्ट कहाँ से आना है, हवादार होना चाहिए, ऐसी बेसिक चीज़ें होती हैं जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं कंस्ट्रक्शंस के अंदर। ऐसा है कि क्योंकि हम बल्क में हर प्रोजेक्ट के लिए रोज़ाना परचेज़ कर रहे होते हैं। अब जो चीज़ आपको 100 रुपीज़ की मिलनी है वो मुझे 80 या 75 की मिलेगी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से। बिल्कुल ठीक। मुख्तलिफ कंपनीज़ हमें अप्रोच करती हैं, वो हमें सैम्पल्स प्रोवाइड करती हैं, वो हमें अपने एक्सपीरियंस सेंटर दिखाते हैं और वो पूरी प्रोडक्ट की एक नॉलेज होती है। फिर उनकी डिफरेंट वैरायटीज़ और रेंज को हम जानते हैं। अब जब आप एक कंसल्टेंट को हायर नहीं करते तो आप जब भी एक परचेज़ के लिए अपने घर के लिए जाते हैं तो सेल्समैन जो आपको चीज़ बेचना चाहेगा वो बेच देगा। जबकि कंसल्टेंट का एक विजन होता है, उसको आइडिया होता है कि उसने कौन सी प्रोडक्ट लगानी है, आपके बजट में लोड किस तरह से डिवाइड करना है, वुड वर्क है, आपकी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उसको आइडिया होता है तो वो उस हिसाब से चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है। तो जब आप गलती करते हैं, अब लेट्स से अगर आप एक ठेकेदार से घर बना रहे हैं
और ठेकेदार की स्टील की कैलकुलेशन एज अ स्ट्रक्चर डिजाइनर की कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं होगी। अब लेट्स से आप सिर्फ 2 टन स्टील घर में एक्स्ट्रा डाल लेते हैं तो स्टील, कंक्रीट और शटरिंग और लेबर की एफर्ट कोई 5-6 लाख रुपए से ऊपर चली जाती है, इवन के 10 मरले के घर में। अच्छा। और जबकि कंसल्टेंट आपको 4 लाख में पूरा घर एडवाइस कर रहा होता है। आप अगर वो घर 15 मिलियन की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में बना रहे हैं तो 10% का जो इवन के डिस्काउंट है दैट इज ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन। तो आप 1.5 मिलियन भी सेव हुआ, आपसे कोई गलती भी ना हुई, और कंसल्टेंट एक रीजनेबल अमाउंट में आपका घर जो कि 6, 7, 8 महीनों में बन रहा होता है वो उसको विजिट भी कर रहा है, आपके साथ परचेज भी जा रहा है, आपको डिज़ाइन भी करके दे रहा है और सारा कुछ करके दे रहा हूँ। या दैट्स इम्पॉर्टेंट फैक्टर। आई बिलीव कि हमने ओवर टाइम वही बात है कि अवेयरनेस बेहतर हो रही है एंड आई एम श्योर कि बहुत सारी जगहों पे होगी भी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जब आप कमर्शियल क्लाइंट्स के साथ भी काम करते हैं, रेजिडेंशियल आपके प्रोजेक्ट्स भी हैं, चैलेंज क्या आपको सबसे ज़्यादा लगता है लोगों के हवाले से? क्योंकि ज़ाहिर है हर एक का अपना एक माइंडसेट के साथ आपके पास आता होगा कि मुझे ये चाहिए, अब उसको कन्विंस करना कि ये सस्टेनेबल चीज़ है या नहीं है, या बेहतर है नहीं है, क्या चैलेंज है? अच्छा, उस पर मुझे ये लगता है कि बजाय ना समटाइम्स हम ऐसा होता है कि मतलब डिज़ाइन के वक्त हर बंदा ना ख्वाब देखता है। लेट्स से आप हैं XYZ, कोई भी है ना, वो अपना घर बनाना चाहता है, तो मुश्किल से चाहे घर है या कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट भी कर रहा है, वो रिसोर्सेज इकट्ठे करता है, फिर वो मुख्तलिफ लोगों के साथ मशवरा करता है, बिल्कुल ठीक। फिर वो एट द एंड ऑफ द डे वो आपसे मीटिंग करने आएगा और वो कहेगा कि जी इसको मुझे तो ये बनाना है। अब उसका तरीकाकार ये है कि आपने हमेशा उसको डिस्करेज तो नहीं कर सकते। अब एक कोई फैमिली है, हमें नहीं पता कि उसके पास जो एक सर्टन पैसा आया है वो इनहेरिटेंस से आया है, कमेटी डाल के उसने इकट्ठे किए हैं, भूखे रह के उसने कि आपने मेरे बच्चों की छत बन जाए, वी नेवर नो। लेकिन एज अ प्रोफेशनल ऑनेस्ट कंसल्टेंट आप उनको जब आप प्लान करते हैं आप उनकी चीज़ों को भी सामने रखें, आप अपने विजन, लॉजिकल और उन चीज़ों को साथ रखें, फिर प्रेजेंटेशन के दौरान उनको दोनों चीज़ें दिखाएं कि आप ये चाह रहे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है आपकी लाइफ पे, और मैं ये चाह रहा हूँ, आपके बजट में भी मैनेज हो रहा है, टाइमलेस भी है और खूबसूरत भी लगेगा। तो लोग, आप यकीन करें कि मेरा जो सक्सेस रेट है इट्स मोर देन 80% द मोमेंट आफ्टर प्रेजेंटेशन, क्योंकि हम उस स्पेस को वेस्ट नहीं करते, हम उसको आगे एक देख रहे होते हैं कि इनकी फैमिली ने इंक्रीज़ होना है, इनको अगर लिनन क्लोजेट चाहिए, इनको वॉशरूम्स में क्या चाहिए, इनको बेडरूम्स में क्या चाहिए, तो उसको उस हिसाब से और पूरा फैमिली का स्ट्रक्चर पूछ के ही डिज़ाइन करते हैं कि आपने कल को इनकी जो बाइफरकेशन है, इसकी जो डिवीजन है, किस किस बच्चे को देना है या आपके पेरेंट्स का है। जैसे पेरेंट्स का बेड हम नॉर्मली ग्राउंड फ्लोर पे डिज़ाइन करते हैं क्योंकि वो फर्स्ट फ्लोर पे अगर लिफ्ट नहीं है तो उस तरह से स्टेयर्स से नहीं जा सकते चीज़ों को, तो वो उस हिसाब से ही डिज़ाइन करते हैं। और अपनी बात मनवाने के लिए एट द एंड ऑफ द डे अगर आप सिर्फ उनको कुछ दिखाएंगे पेपर पे 3D विजुअलाइजेशन में एनिमेशन बना के, तो क्लाइंट वो बिल्कुल सुनता है, वो आपकी बात पे आ जाता है, और वो फिर जब आपकी बात पे आता है तो वो उसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। बिल्कुल सही है। अच्छा, जो अभी तक आपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स किए होंगे, आई एम श्योर एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आपको लगता है कि ये बड़ा चैलेंजिंग भी था, बट जब ये एग्जीक्यूट हुआ तो ये बड़ा एक्सेप्शनली इट वाज अमेजिंग। एक पाकिस्तान की एक सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत बड़ी कंपनी है, तो उन्होंने एक दफ़ा बुलाया, तो उनका ऑलमोस्ट ग्रे स्ट्रक्चर पे था एक बहुत बड़ा हॉल, दैट वाज ऑलमोस्ट 40,000 स्क्वायर फीट, दैट्स अ बिग एरिया। तो उन्होंने कहा जी हम जहाँ पे बैठे हैं तो यहाँ पे नोटिस सर्व हुआ है, तो हमने ये जगह विकेट करनी है इन 1 मंथ, तो आपने इसको पूरे को इंटीरियर करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो आप ये कर सकते हैं। तो मैंने पहले तो, क्योंकि वो रियलिस्टिक बेसिस पे नहीं था, तो मैंने कहा जी मुझे आप 1 दिन का टाइम दें, मैं अपनी जाके टीम से मशवरा करता हूँ, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। फिर मैंने अपने तमाम डिज़ाइन टीम को अलाइन किया। डिज़ाइन उनका कुछ हुआ था, लेकिन उसको फिर चेंज करना था कि प्रोडक्शन के दौरान मैं अगर चीज़ों को ऑर्डरिंग में डालता हूँ तो क्या वो चीज़ें मुझे 20 दिन में मिलेंगी, क्योंकि 25 दिन में एक रियलिस्टिक बेसिस पे वो पूरी होंगी। तो मैंने टीम को बुलाया, वेंडर्स को बुलाया, शाम को बड़े अच्छे माहौल में मीटिंग की। तो मैंने कहा जी मैक्सिमम बंदे कितने लग सकते हैं, तो मैं आप ये देखें कि मैंने 24 दिन के अंदर वो साइट एग्जीक्यूट की। मैंने कोई 250 बंदा लगाया, मैं 24 दिन साइट पे ही रहा,
और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने कोई 30 दिनों में उनको फंक्शनल कर दिया था। छोटे मोटे काम 10-15 दिन आगे उनकी ट्विकलिंग, उनकी चेकलिस्ट चलती रही, लेकिन मुझे लगता है कि वो मेरे लिए एक चैलेंज था और हमने उसको पूरा किया। ज़बरदस्त। अच्छा, अभी आपने बताया कि आप पाकिस्तान के अलावा यूएई के अंदर भी आप लोग प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। डिफरेंस क्या है जब हम यहाँ की मार्केट और वहाँ की मार्केट में देखते हैं, और जब कंसल्टेशन भी दे रहे हैं, ज़ाहिर है लोगों की सेंस, एग्जीक्यूशन का स्टाइल बड़ा डिफरेंट है यहाँ पे और वहाँ पे। अच्छा, एक तो फ़र्क सिर्फ आप किसी भी कंट्री में जाए ना, तो फ़र्क सिर्फ यही होता है, कहीं इस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स हैं, बिल्डिंग कोड्स हैं, कहीं नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अब पाकिस्तान में हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर मुख्तलिफ जितनी भी निजी सोसाइटीज़ हैं उनके कुछ बाय लॉज हैं, हाँ। लेकिन कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ बाय लॉज नहीं है। हर बंदा अपनी मर्जी से जो मर्जी कंस्ट्रक्शन करना चाहे। वहाँ पे आप जब भी कंस्ट्रक्शन करेंगे आप बिल्डिंग बाय लॉज और अप्रूवल्स के बाद ही कर सकते हैं, और उनके सेट पैटर्न्स हैं, सेट रेट्स हैं। बिल्कुल ठीक। ये भी नहीं है कि आप अपनी मर्जी से रेट को बढ़ा लें या कम कर लें। हाँ, क्राफ्टमैनशिप के पैसे कोई एक मुख्तलिफ एलिमेंट्स आप उसमें डिज़ाइन कर रहे हैं वो अलग हो सकते हैं। तो इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स हैं। फिर मटेरियल्स, आपकी हेल्थ के ऊपर क्या इशू आ सकता है, मटेरियल्स, वो चीज़ें भी वहाँ पे बड़ी क्लियर हैं, ट्रांसपेरेंट हैं। और फिर हर प्रोसेस में आपने बिल्डिंग डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेनी है। बिल्कुल ठीक। तो आप कोई भी मेल फंक्शन उसमें नहीं कर सकते जिससे कल को क्लाइंट को या वहाँ की गवर्नमेंट को इशू हो। हाँ, ये सबसे मेजर इम्पैक्ट है। और फिर उस बात को मेक श्योर करना, आपने अभी जब कहा कि आप पाकिस्तान में जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, यहाँ पे वही बात है, कुछ बाय लॉज पे अमल दरामद कर रहे होते हैं और फिर बाद में कुछ हमारे सामने एग्जांपल्स हैं कि कुछ भी कहीं भी कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं, यू नो जी ऐसे आपके। अच्छा, घरों की कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे लोगों के बजट कंस्ट्रेंट होते हैं, यू नो कि एक स्पेसिफिक बजट होता है, 5 मरले का घर कंस्ट्रक्ट करना है, 10 मरले का करना है, और फिर जो उनके दिमाग में एक आइडिया होता है वो आप समटाइम्स बजट से हट कर भी होता है, उसको आप लोग कैसे एडजस्ट करते हैं? एक्चुअली मसला ये है कि पाकिस्तान में ना नॉर्मली आप वर्किंग नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। आप एक बंदे के पास गए, आपके कितने लगे, उसने एक सर्टन अमाउंट बता दी, फिर दूसरे के पास गए, उसने एक सर्टन अमाउंट बता दी। हमेशा चीज़ कोई भी है वो रियलिस्टिक बेसिस पे आप जब डिज़ाइन कर लेते हैं, उसकी पूरी इंजीनियरिंग है कि आप उसका कंस्ट्रक्शन मटेरियल, उसका MEP, उसकी सीमेंट, रेत, बजरी, एक एक चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं और वो एग्जैक्ट वही होती है। हम लोग बगैर वर्किंग किए जब एक हवा के ऊपर और मुख्तलिफ लोगों की राय लेके कोई फैसला करने जाते हैं तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। और हाँ, आप अगर बजट कम है तो कंस्ट्रक्शन को उस तरह से फेजेस में डिज़ाइन किया जा सकता है कि एक सर्टन बजट में आप इतना कर लें, नेक्स्ट फेज में इसी के साथ ही मजीद कंस्ट्रक्शन कर लें। ओके। वो फेजेस में भी हो सकता है। बिल्कुल सही। फिर ग्रे स्ट्रक्चर के बाद फिनिशेस में भी आप लोड को इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि आपकी एस्थेटिक डिस्टर्ब ना हो और आप रिजल्ट अचीव कर लें जो कि आप करना चाहते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। इस वक्त समीउल्लाह वागा साहब हमारे साथ मौजूद थे। जी, ऐसे डिज़ाइन एंड एसोसिएट्स के बानी है और अपनी इस कंपनी के हवाले से, विजन के हवाले से और एक कंसल्टेंट की जो सर्विसेज होती है उसके हवाले से बताया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई बिलीव कि ओवर टाइम लोगों के अंदर अवेयरनेस भी आ रही है कि आप कैसे बेहतर तौर पर अपनी स्पेस को, चाहे वो घर है, ऑफिस है, कोई भी प्रोजेक्ट है, आप उसको बेहतर तौर पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं